हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू पार्ट टू एक्सीलेंस एंड दिस इज योर पार्ट टू 10th क्लास एक्सीलेंस। आज की क्लास में हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये आपका चैप्टर 5 ऑफ ज्योग्राफी है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी चैप्टर से आपका बहुत सारा मैप वर्क भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। मैप वर्क के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हम डिफरेंट ट्रिक्स की मदद से इजीली मैप को याद कर सकते हैं कि कौन सी लोकेशन किस स्टेट में लाई करेगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है वो ये है कि क्या इंपॉर्टेंस है मिनरल्स की, कि हमें इतने ज्यादा मिनरल्स की जरूरत क्यों है। या फिर स्टेटमेंट आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलती है कि मिनरल्स आर द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी एंड आवर लाइफ। मिनरल ऐसा पार्ट है हमारी लाइफ का जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसका पहला कारण जो आप एग्जाम में मेंशन करके आ सकते हैं वो ये है कि कोई भी चीज हो आपके सराउंडिंग में, चाहे वो एक छोटी सी टाइनी सी पिन हो या फिर उससे लेके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, चाहे शिप हो, बस हो, एयरप्लेन हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ आखिरकार किससे बना है? ये सब कुछ मिनरल से ही बना है। दैट्स व्हाई वी नीड मिनरल एट द मोस्ट। दूसरी चीज, हमें मिनरल्स की क्यों जरूरत होती है? ना ही मिनरल्स हम अपने भारत की जो भी आपकी कंट्री है उसकी नीड को पूरा करने के लिए यूज करते हैं, इसके अलावा कंट्री इन्हीं मिनरल्स को एक्सपोर्ट भी करती है, यानी अपने यहाँ से दूसरी कंट्री की तरफ भेजती है। जब हम कंट्रीज अपने यहाँ से किसी और कंट्री के अंदर कोई भी सामान एक्सपोर्ट करती है तो उससे हम अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करते हैं, यानी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता है, बाहर से पैसा भी आता है। थर्ड थिंग, क्यों मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों ये बैकबोन है इकोनॉमी की? इसका कारण है कि जो मिनरल्स और माइनिंग जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, जब हम मिनरल्स को निकालते हैं रॉक्स में से, तो वो बहुत से लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और वो जब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा तो उससे भी हमारी कंट्री की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मिनरल्स ना ही सिर्फ जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, बट जैसे कि मिनरल कोयला और पेट्रोलियम जो मिनरल्स हैं दो, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। अगर ये ना हो तो बहुत सी हमारी एनर्जी की नीड्स फुलफिल ना हो सके। अनदर थिंग इज कि अगर आप जो मिनरल्स जब आपकी कंट्री में प्रेजेंट होते हैं तो आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बेहतर तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं इजीली कि मिनरल्स हमारी लाइफ का एक इंडिस्पेंसिबल इन अनरिमूवेबल पार्ट है और ये हमारी लाइफ में होने बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये इकोनॉमी की बैकबोन की तरह भी काम करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स इन विच मिनरल्स अक्कर। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनमें मिनरल्स अक्कर करते हैं, यानी आपके एनवायरनमेंट में, आपके नेचर में मिनरल्स किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सबसे पहला, मिनरल्स अलग अलग रॉक्स में पाए जाते हैं। तो पहली काइंड की जो रॉक है जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं दैट इज इग्नियस रॉक। अब आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगी, आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये इग्नियस रॉक क्या है। जैसे यहाँ पे लावा प्रेजेंट है, तो जो रॉक्स वोल्केनो के लावा से बनती है ऐसी रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स। तो मिनरल्स आपको इग्नियस रॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इन्हीं इग्नियस रॉक्स के अंदर कुछ क्रैक्स होते हैं, कुछ जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ दरारें होती है, कुछ जॉइंट्स होते हैं। अगर वो क्रैक्स स्मॉलर इन साइज होते हैं, छोटे क्रैक्स होते हैं, तो उन्हें हम वेन्स बोलते हैं। अगर वही क्रैक्स लार्जर इन साइज होते हैं तो उन्हें हम लोड्स बोलते हैं, और इन्हीं के अंदर हमें मिनरल्स मिलते हैं। दूसरा, मिनरल्स आपको कहाँ मिलेंगे? मिनरल्स आपको डीकम्पोज रॉक के अंदर मिलेंगे। डीकम्पोज रॉक का मतलब समझ लेते हैं। लेट अस सपोज ये एक रॉक थी, ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गई। छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होने के बाद और भी कुछ एक मिनरल्स थे इसमें जो बहुत ही बारीकी से प्रेजेंट है। अब जो ये ब्लू कलर के मिनरल्स हैं ये सॉल्यूबल थे। क्या थे? सॉल्यूबल। सॉल्यूबल होने की वजह से ये वाटर में डिसॉल्व होकर रिमूव हो जाते हैं, और आखिरी में जो आपके पास बचता है वो इस तरीके के रेड पेबल्स से बचते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं डीकम्पोज रॉक, टूटी हुई रॉक्स जिसमें से सॉल्यूबल जो चीज थी वो निकल चुकी है। ये जो डीकम्पोज रॉक है ये भी एक मिनरल का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। तो आफ्टर डीकम्पोजिशन ऑफ द सरफेस रॉक के डीकम्पोजिशन के बाद सॉल्यूबल पार्ट रिमूव हो जाता है, और जो पीछे की तरफ रेजिडुअल मास बच जाता है वही आपका मिनरल होता है। ऐसा मिनरल का एग्जाम्पल है ये बॉक्साइट आएगा, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत है, बॉक्साइट इसी तरीके से बनता है।
नेक्स्ट मिनरल हम देखें कहाँ मिलते हैं, हमें एल्यूवियल डिपॉजिट्स के अंदर मिनरल मिलते हैं। एल्यूवियल डिपॉजिट किससे बनते हैं, जब एक रिवर अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है तो उन सेडिमेंट्स को वो किसी भी वैली के बेस पे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है, यहाँ पे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगी। लेट अस सपोज इसी में देखते हैं, इसको जूम आउट करके, ये एक रिवर यहाँ से आ रही थी, इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इस वैली के अंदर इनको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया, ये इसके बेस पे कुछ मिनरल्स डिपॉजिट हो जाता है। अब चाहे ये मिनरल्स वाटर में प्रेजेंट हो, बट ये मिनरल्स जो है ये ना तो पानी से इन्हें जंग लगता है, ये कॉरोड नहीं होते वाटर से। इन्हीं मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इन्हें हम, प्लेसर डिपॉजिट। तो मिनरल्स फाउंड एट द बेस ऑफ द वैली, जो वैली के बेस पे मिलते हैं, इन्हें हम प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं, और ये वाटर से कॉरोडेड नहीं होते, वाटर से, पानी से इन्हें जंग नहीं लगता। इसमें एग्जाम्पल आता है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इनमें कोई भी जंग नहीं लगता। अनदर मिनरल्स है आपके, कौन सी टाइप की रॉक्स होती है, बाकी रॉक्स होती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, इस डायग्राम को देखिए, इसमें आपको दिखा रखा है कुछ लेयर्स की फॉर्म में अरेंज है यहाँ पे ना, एक के बाद दूसरी लेयर, दूसरी के बाद तीसरी लेयर। तो सेडिमेंट्री रॉक्स इसी तरीके से बनती है, एक बार किन्हीं पार्टिकल्स की, सेडिमेंट्स की लेयर लग गई। अब लेट अस सपोज यहाँ पे आपके एक टाइम में कौन एग्जिस्ट करते थे, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट करते थे, तो अब एक लेयर किसकी लग गई, प्लांट्स और एनिमल की। नेक्स्ट फिर से कहीं से आए हुए सेडिमेंट्स की लेयर लग जाएगी, इस तरीके से सेडिमेंट्स के ऊपर सेडिमेंट की लेयर लगती जाएगी, और जो ये नीचे आपके ग्रीन प्लांट थे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। थोड़े टाइम बाद ये जो ग्रीन प्लांट है ये कोयले में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, कोल के अंदर। गिव मी अ सेकंड, ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे कोल के अंदर या फिर पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसा जिस तरीके से कन्वर्जन होता है, ऐसे जो रॉक्स में जहां पे एक लेयर के ऊपर एक लेयर होती है, ऐसी रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, और इन रॉक्स के अंदर हमें कोल बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है, कोयला हमें ऐसी ही रॉक्स में मिलता है। इसके अलावा आपके जो मिनरल्स है वो एरिड एरिया, सूखे जो रेतीले एरिया, डेजर्टिक एरिया, उनमें भी आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि सोडियम, पोटाश, जिप्सम, मतलब सॉल्ट से रिलेटेड जितने भी मिनरल्स है वो हमें कौन से एरिया में देखने को मिलते हैं, एरिड एरिया के अंदर देखने को मिलता है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। 5 फॉर्म्स के अंदर आपके मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं। पहली फॉर्म है इग्नियस रॉक में, दूसरी है टूटी हुई डिकम्पोज रॉक्स के अंदर, तीसरी है आपकी मेटा सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर बाय लेयर जो लगती है उनके अंदर, फोर्थ है आपकी एल्यूवियल डिपॉजिट, जो रिवर जो डिपॉजिट लेके आई है उसके अंदर मिनरल्स हो सकते हैं, एंड फिफ्थ वन इज आपके डेजर्टिक एरिया के अंदर मिनरल्स हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब क्या कारण है, हम देखते हैं कि वेरिएशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन इंडिया। भारत में मिनरल्स अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ऐसा नहीं है पूरे भारत में बराबर तौर पे कोयला है, हर स्टेट में इक्वल कोयला है, हर स्टेट में इक्वल आयरन है, नहीं, हर स्टेट में डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण हो सकता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब ये डिपेंड करता है कि वहां की जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर आपका ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर कैसा है। कहीं जगह पे हिमालयाज है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है। जैसे कि हमें पता है प्लेट्यूज में कोयला और मेटेलिक मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। प्लेन्स के अंदर आपके प्लेसर डिपॉजिट ज्यादा होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका वहां का स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा डिपेंड करता है कि वेरिएशन इन प्रोसेस, कि इन मिनरल्स को बनाने का प्रोसेस कहाँ पे क्या रहा था। जैसे कि प्लेन्स के अंदर जो मिनरल्स बनते हैं वो डीकम्पोजिशन से बनते हैं, मतलब रिवर्स जब मिनरल्स को तोड़ती है तो उससे मिनरल्स वहां पे फॉर्म होते हैं। जबकि प्लेट्यू के अंदर जो भी मिनरल्स है वो किससे बने हैं, वोल्केनिक इरप्शन से, लावा से बने हुए मिनरल्स है। तो किस प्रोसेस से बने उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ कैसा मिनरल प्रेजेंट होगा। तीसरी चीज है टाइम इन्वॉल्व, कितने टाइम पुराना मिनरल है इस पे भी डिपेंड करता है कि मिनरल कैसा होगा, ठीक है। जैसे कि गोंडवाना जो रॉक्स है, जो 200 मिलियन पुरानी रॉक्स है, वही टर्शरी रॉक्स वो है जो सिर्फ 55 मिलियन ओल्ड ही रॉक्स है। इन दोनों के अंदर चाहे कोयला ही प्रेजेंट हो तो इन दोनों के अंदर जो कोल है उसकी नेचर, उसकी क्वालिटी अलग अलग होगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए, अब अगर मैं बात करूं आपसे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का भारत के अंदर, एग्जाम्पल से बताओ। ये जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, ये पढ़ा था कि क्यों अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। और अब ये पूछ रहा है कि एग्जाम्पल्स के साथ बताओ कि कहां कहां पर भारत में अनइवनली मिनरल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो अगर मैं बात करूं दक्कन एरिया की, ठीक है, तो ये वाला कौन सा एरिया हो गया आपका, दक्कन एरिया हो गया। इस दक्कन एरिया के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कोल मिलेगा,
मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। जबकि मैं बात करूं वेस्ट और ईस्टर्न इंडिया की, ठीक है, जैसे कि आपने बात करी किसकी, गुजरात की और असम की, तो गुजरात और असम यहाँ दोनों ही हमें क्या देखने को मिलते हैं, पेट्रोलियम रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं आपके राजस्थान की, यहाँ पे हमने बात कर ली राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जो मिनरल देखने को मिलता है वो सॉल्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जबकि अगर मैं बात करूं ये जो नदर्न प्लेन्स है, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी ज्यादा मिनरल देखने को नहीं मिलता, नो मिनरल्स, यहाँ पे हमें कोई भी मैक्सिमम मिनरल नहीं देखने को मिलता। तो आप इससे एक्सप्लेन करके आ सकते हो कि दक्कन में मेटेलिक नॉन मेटेलिक दोनों मिनरल देखने को मिलते हैं, गुजरात असम के अंदर पेट्रोलियम देखने को मिलता है, राजस्थान के अंदर सॉल्ट देखने को मिलता है, और जो नदर्न प्लेन है इसके अंदर हमें कोई भी मिनरल देखने को नहीं मिलता। इस तरीके से हम बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है रॉक और मिनरल के बीच का क्या डिफरेंस है, जल्दी से क्विकली देख लेते हैं रॉक और मिनरल के बीच में। रॉक एक कंप्लीट चट्टान को हम क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। अब ये जो रॉक है इसके अंदर बहुत सी चीजें हो सकती है। इस चट्टान के अंदर आयरन हो सकता है, इस चट्टान के अंदर कैल्शियम हो सकता है, इस चट्टान के अंदर कॉपर हो सकता है, इस चट्टान के अंदर एल्यूमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इन सबका मिक्सचर प्रेजेंट हो। जब इन सबका मिक्सचर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, रॉक। ये एक नेचुरली अकरिंग ग्रुप ऑफ मिनरल्स है, एक सिंगल मिनरल नहीं होता रॉक में, ग्रुप ऑफ मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स इकट्ठे होते हैं। जबकि मिनरल एक ऐसी चीज है जो, जहां पे अगर हम बात कर रहे हैं कि कैल्शियम मिनरल की बात करें तो सारे के सारे कैल्शियम मिनरल एक जैसे ही होंगे, सारी की सारी रॉक्स एक जैसी नहीं होती, लेकिन सारे के सारे कैल्शियम मिनरल सेम ही होंगे। मतलब इस कैल्शियम और इस कैल्शियम दोनों की ही डेफिनेट स्ट्रक्चर होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे कैल्शियम का अलग स्ट्रक्चर होगा और वहां पे कैल्शियम का अलग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जबकि रॉक्स के अंदर कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होती, क्योंकि हमने देखा ये जो रॉक है इसके अंदर इस तरीके के अलग अलग केमिकल्स मिल सकते हैं। मिनरल के अंदर एक डेफिनेट केमिकल होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर केमिकल होगा। अगर हम कैल्शियम मिनरल की बात करें तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ही होगा, वहां पे आयरन नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है आपका रॉक एंड मिनरल के अंदर। अब मिनरल है ना दो तरीके के होते हैं। आपके जो मिनरल्स हैं वो टू काइंड्स के होते हैं। पहले मेटेलिक मिनरल, दूसरे कौन से हो गए, नॉन मेटेलिक मिनरल। अब मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होंगे जो आप लोअर क्लासेस से पढ़ते जाते हो, उसको थोड़ा क्विकली करेंगे, जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिसके अंदर नॉन मेटल प्रेजेंट नहीं है। अब मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। मेलिएबल डक्टाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, इसको सही कर लेना। मेलिएबल डक्टाइल का मतलब है कि उसको शीट्स में कन्वर्ट करा जा सकता है और वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली पास हो जाती है। वही जो नॉन मेटल है वो ब्रिटल होता है, ठीक है, नॉन डक्टाइल, उसको आप शीट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब वायर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। बैड कंडक्टर होता है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब जो ये एग्जाम्पल है इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये आपके मेटल्स के एग्जाम्पल है। वही नॉन मेटल का एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, माइका एंड ग्रेफाइट, ठीक है। फर्दर जो आपके मेटेलिक मिनरल है ये दो तरीके के हो सकते हैं, फेरस और नॉन फेरस। और आपके नॉन मेटेलिक मिनरल भी दो तरीके के हो सकते हैं, एनर्जी मिनरल्स एंड द नॉन एनर्जी मिनरल्स। चलिए अगर मैं बात करूं फेरस मेटेलिक मिनरल्स और नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स, हमने बात करी थी कि आपके मेटेलिक मिनरल होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल दो तरीके के होते हैं। अब जो मेटेलिक मिनरल है ये भी दो तरीके के करता है, ठीक है, एक फेरस और दूसरा कौन सा हो गया, नॉन फेरस। फेरस में पहले क्या आता है, Fe। Fe किसका सिंबल होता है, आयरन का। मतलब ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, फेरस मिनरल्स बोलते हैं। ये कौन से होंगे, ऐसे मिनरल्स जिनके, ऐसे मेटल्स जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं है उन्हें नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल बोलते हैं। नॉन फेरस जो है ये भी मेटेलिक ही है, बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलती करके आते हैं, इसको नॉन मेटेलिक कराते हैं, ये भी मेटेलिक ही है, ठीक है। जो फेरस मिनरल्स है, जो आयरन जिसके अंदर होता है वो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और जो आपके नॉन फेरस जिसके अंदर आयरन नहीं होता वो इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। इसका एग्जाम्पल आयरन तो आपको याद रहेगा ही, इसके अलावा मैंगनीज है, निकल है और कोबाल्ट है। जबकि आपके नॉन फेरस का एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, आयरन, मैंगनीज, ठीक है, निकल एंड कोबाल्ट, ओके। जबकि इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा एल्यूमिनियम, कॉपर
जिंक, ये आपका इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। अच्छा, भारत के अंदर जो जो फेरस मिनरल्स है, भारत उनका क्या है, लीडिंग एक्सपोर्टर। हमारे पास बहुत सारे फेरस मिनरल्स है, मतलब ऐसे मिनरल्स हमारे पास ज्यादा है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये आपके इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जिसके अंदर आपके फेरस मिनरल पाए जाते हैं। लेकिन वही भारत के अंदर जहां पे भारत के पास फेरस मिनरल ज्यादा है, वहां पे वो स्माइल करता है, वहीं पे भारत के अंदर क्या है, नॉन फेरस मिनरल्स बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम इसको लेकर थोड़े चिंतित भी रहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रीशियस मेटल्स एंड एनर्जी मेटल्स की। ठीक है, प्रीशियस मेटल और एनर्जी मेटल की हमने बात करी, गिव मी अ मिनट। ओके, अब जो आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, प्रीशियस मिनरल्स कौन कौन से हो जाते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। अगर मैं बात करूं किसकी, एनर्जी मिनरल्स की, एनर्जी मिनरल्स किसका पार्ट है, आपके नॉन मेटेलिक, ये मेटेलिक नहीं है, दीज आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर आपके एनर्जी मिनरल्स, जिन्हें हम फ्यूल मिनरल्स भी बोलते हैं, और ये ऑर्गेनिकली, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं। ऐसे जो मिनरल्स है जो आपकी एनर्जी सप्लाई को भी पूरा करते हैं, वो है कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस, ये आपके एनर्जी मिनरल्स है। अब यहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें मेन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आयरन ओर आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब अब हम आयरन ओर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए। आयरन ओर की बात करूं तो आपसे सबसे पहले स्टेटस पूछा जाएगा, क्या भारत में आयरन काफी अमाउंट में प्रेजेंट है? बिल्कुल, इंडिया किसके अंदर आयरन की क्वालिटी, गुड क्वालिटी ऑफ आयरन के अंदर बहुत ज्यादा रिच है। इंडिया में बहुत सारे आयरन ओर के सोर्सेज प्रेजेंट है, और आयरन हमारी इंडस्ट्री की बैकबोन है। क्यों है आयरन, लोहा हमारी इंडस्ट्रीज की बैकबोन क्यों है? बिकॉज आयरन से बनता है स्टील, और सारी की सारी इंडस्ट्रीज में स्टील ही यूज होता है, तो स्टील आयरन क्या हुआ, बैकबोन हुआ हमारी इकोनॉमी की। ठीक है, अब आयरन दो तरीके का लोहा हो सकता है, एक होता है आपका मैग्नेटाइट, दूसरा कौन सा होता है, हेमेटाइट। अब जैसे ये एक रॉक है, ठीक है, इन दोनों रॉक्स में से हमें आयरन निकालना है। इस रॉक के अंदर अप्रोक्सीमेटली 70% आयरन निकलेगा, सिर्फ 30% वेस्ट निकलेगा, वेस्ट मतलब बाकी मिनरल्स निकलेंगे। इस रॉक में से 50 से 60% आयरन निकलेगा, और बाकी आपका 50 to 40% क्या निकलेगा, वेस्ट निकलेगा, यानी बाकी मिनरल्स निकलेंगे। तो जिस रॉक के अंदर 70% के अराउंड आयरन निकले, उस रॉक को क्या बोलोगे, मैग्नेटाइट। जिसके अंदर 50 से 60 निकले, उसको क्या बोलेंगे, हेमेटाइट। तो इनमें से गुड क्वालिटी वाला आयरन कौन सा हुआ, मैग्नेटाइट इज ऑफ द गुड क्वालिटी। ठीक है, ये गुड क्वालिटी का होता है, ये रिलेटिवली बैड क्वालिटी का आपका आयरन ओर होता है। इंडिया के अंदर जो मैग्नेटाइट है वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, हेमेटाइट को हम इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यही मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। हमारे पास मैग्नेटाइट रॉक्स कम है और हमारे पास हेमेटाइट रॉक्स ज्यादा है। तो आपसे कई बार एग्जाम में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटाइट एंड द हेमेटाइट, 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आप बता सकते हैं यहां से। अब हम बात करेंगे मेजर आयरन बेल्ट्स इन द इंडिया। आखिरकार अगर आपको आयरन ढूंढना है भारत के अंदर, तो कौन कौन से एरिया के अंदर आपको आयरन देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले हम इसको 3 मेजर बेल्ट्स है आपकी आयरन की इंडिया के अंदर, उन्हें लोकेट कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, एक तो आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था, मेजर आयरन ओर बताओ भारत की। इसके अलावा आपसे सब उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई उड़ीसा और झारखंड बेल्ट के बारे में बताओ, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बेल्ट के बारे में बताओ, कर्नाटका बेल्ट के बारे में बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहली बेल्ट है उड़ीसा एंड झारखंड, ये हुआ आपका झारखंड, ये हुआ आपका उड़ीसा, एक ये बेल्ट है। उसके बाद जो दूसरी बेल्ट है वो है आपकी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बेल्ट, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ प्रेजेंट है, एंड दिस इज योर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बेल्ट है आपकी। ठीक है, एंड योर थर्ड बेल्ट इज, गिव मी अ सेकेंड, और आपकी जो थर्ड बेल्ट है वो कौन सी है, आपकी कर्नाटका बेल्ट। कौन सी बेल्ट है, कर्नाटका बेल्ट। ये 3 बेल्ट है जहां पे आयरन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और आजकल आयरन एक और जगह देखने को मिल रहा है, दैट इज गोवा के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं उड़ीसा की अगर मैं बात करूं, तो उड़ीसा के अंदर उड़ीसा झारखंड वाली जो बेल्ट है, बेल्ट नंबर 1, इसके अंदर किस तरीके का आयरन मिलता है, इसके अंदर मिलता है हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन ओर। कौन सा आयरन मिलता है, हेमेटाइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट माइन है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट माइन है, इसके अंदर है मयूरभंज,
ठीक है, सिर्फ आप मयूरभंज याद रखोगे क्योंकि आपके एग्जाम में भी है। अब एक बार लोकेट कर लेते हैं मयूरभंज को यहीं पे, उड़ीसा के बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ पे लोकेट करके आओगे क्या, मयूरभंज। आपके एग्जाम में भी है मैप वर्क में, इसीलिए याद होना चाहिए। तो उड़ीसा के अंदर मेन साइट कौन सी है, मयूरभंज। यहाँ से जो आपका आयरन है वो भारत के बाकी हिस्सों में भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट बेल्ट की बात करेंगे, दैट इज योर छत्तीसगढ़ एंड दी महाराष्ट्र बेल्ट। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बेल्ट के अंदर जो ये वाली बेल्ट है, इसके अंदर भी जो आयरन मिलता है उसका नेचर कौन सा है, हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन ही मिलता है। ये हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, स्टील इंडस्ट्री में यूजफुल होता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट माइन है वो कौन सी है, हमें पता है ये है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे नीचे की तरफ एक माइन है जिसका नाम क्या है, बेलाडीला माइंस। तो छत्तीसगढ़ में बेलाडीला माइन कौन सी माइन है, आयरन की माइन। यहाँ पे हम मैप भी साथ साथ करते जा रहे हैं, तो बेलाडीला माइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बेलाडीला माइन से जितना भी आयरन है वो यहाँ पे एक पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट, इसके थ्रू कहाँ चला जाता है, जापान चला जाता है एंड कोरिया। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाता है। अगर मैं बात करूं कर्नाटका के अंदर, तो कर्नाटका के अंदर जो फेमस एरिया है माइंस के लिए वो चित्रादुर्ग और चिकमंगलूर एरिया सबसे फेमस है। लेकिन कर्नाटका में एक माइन है, ये कर्नाटका में एक माइन है यहाँ पर। ठीक है, लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। इस माइन का नाम क्या है, कुदेरमुख माइन। क्या नाम है इसका, कुदेरमुख माइन। ये जो कुदेरमुख माइन है ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट माइन है। ठीक है, वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट माइन में से एक है। और यहां से भी जितना भी मटेरियल है वो 100% एक्सपोर्ट बाहर के कंट्रीज में जाता है। किससे, कौन से पोर्ट से, मैंगलुरु पोर्ट। कर्नाटका के अंदर कौन सा पोर्ट है, मैंगलुरु पोर्ट, उसके थ्रू आपका बाहर की तरफ जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं महाराष्ट्र और गोवा, जो गोवा वाली बेल्ट है इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का आयरन हमें नहीं देखने को मिलता। और यहाँ से भी, और रत्नागिरी जो महाराष्ट्र के अंदर है वहां से भी कोयला आपका बाहर की तरफ जाता है। तो ये सारे आपके पॉइंट्स थे और यहाँ से हमने लोकेशन जो मैप वर्क में थी वो भी कर ली। चलिए आगे बात करते हैं। सवाल कई बार ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ ही लेके चलती हूँ मैं हमेशा। इंडिया इज गुड इन आयरन रिजर्व बट नॉट यूजिंग इट टू फुल पोटेंशियल, व्हाई। इंडिया के अंदर अच्छे खासे आयरन के स्रोत तो है, मतलब रॉक्स के अंदर, भारत की रॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा लोहा आयरन प्रेजेंट है, लेकिन इंडिया फिर भी उसको निकाल नहीं पा रहा है, उसको कंप्लीटली इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसका कारण बताओ। ठीक है, तो ठीक है, पहले आपको एग्री करना है इसी बात से कि हाँ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है वर्ल्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन उसको फुलेस्ट यूज नहीं कर पा रहा है। क्या क्या कारण है उसके, पहला कारण है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द कोकिंग कोल। देखिए पहले आप इस ये जो आप इमेजेस यूज है उसको देखना। ये जो कोकिंग कोल है ये आयरन से स्टील बनाने के लिए यूज होता है और भारत के अंदर यही कोकिंग कोल लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी। हमारे भारत में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से एक दिक्कत है। ये देखो, अब यहाँ पे आपको रोड पे क्या दिखाई दे रहा है, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ पे तीसरी कमी किसकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर कोई यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है, अगर कोई भारत के अंदर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई भारत के अंदर क्या करेगा, कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो उसे रोड वगैरह तो साफ सुथरी अच्छी चाहिए ना, जिससे वो ट्रांसपोर्टेशन कर सके। पर भारत के अंदर इसी बात की कमी है और ये एक प्रॉब्लम की तरह क्रिएट करती है। तो हम इसका सॉल्यूशन क्या निकालें, हम जो हमारे भारत के अंदर स्टिल हम इस चीज को सही कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको इंश्योर कर सके। किसको इंश्योर कर सके, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को इंश्योर कर सके। जितनी डिमांड है उतनी ही हम आयरन की सप्लाई को प्रोड्यूस कर सके, तो भी ये बात बन सकती है। जो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की कमी थी तो हम वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी लाना शुरू कर दें। हमारे पास कोकिंग कोल की जरूरत थी तो हम वो कोकिंग कोल भी अवेल करा दें। अगर हम ये काम कर पाए तो हम भी भारत का जो लोहा है उसको बेटर तरीके से यूज कर सकेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास मिनरल है दैट इज मैंगनीज। ये जो मैंगनीज है ये कैसा मिनरल है, ये एक फेरस मिनरल है, मतलब इसके अंदर भी आयरन का कंटेंट होता है और आयरन खुद में ही क्या है, मेटेलिक मिनरल है ना। तो मैंगनीज भी क्या है आपका, मेटेलिक मिनरल है। ओके, तो सबसे पहले तो आप यही पॉइंट लिख के आओगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये एक कैसा मिनरल है, फेरस मिनरल है। अब मैंगनीज, ये रहा आपका मैंगनीज। ओके, यहां से आप देख सकते हो उड़ीसा,
के अंदर सबसे ज्यादा मैंगनीज क्या होता है प्रोड्यूस, भारत में उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज का। अब ये मैंगनीज कहाँ कहाँ पर यूज होता है? सबसे पहला, जो आयरन से हम स्टील बनाते हैं उसको बनाने के लिए मैंगनीज की जरूरत पड़ती है। जितने भी आप पेंट्स वगैरह बनाते हो उसमें मैंगनीज की जरूरत पड़ती है। ब्लीचिंग पाउडर, लोग आजकल बहुत ब्लीचिंग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर भी इसी मैंगनीज की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे 2 बॉटल्स है, इस पे इंसेक्ट्स बने हुए हैं और क्रॉस लगा हुआ है, यानी ये बॉटल्स किसकी है? इंसेक्टिसाइड्स की बॉटल है। तो इंसेक्टिसाइड्स के अंदर भी आपका क्या यूज होता है? मैंगनीज ही यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने पिक्चर्स इसलिए यूज करी है, 2 बार देखोगे आपको याद रहेगा कि किसके साथ में कौन सी पिक्चर थी और आप सारा कंटेंट लिख सकते हो मैंगनीज के बारे में इजीली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब हम फेरस मिनरल्स की बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे नॉन फेरस मिनरल्स की। नॉन फेरस ऐसे मिनरल हुए जो मेटल तो है बट इनके अंदर आयरन नहीं होता, जो मेटल है बट इनके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? फेरस मिनरल्स बोलते हैं। ओके, अब ये यहाँ पे अपसेट सी पिक्चर क्यों बनी हुई है? बिकॉज भारत के पास जो नॉन फेरस मिनरल्स है, NF नॉन फेरस मिनरल्स है, उनकी कमी है, लैगिंग है वो भारत के अंदर। ठीक है, तो इंडिया डू नॉट हैव एनफ रिसोर्सेज ऑफ दी नॉन फेरस मिनरल्स, हम इसीलिए प्रोडक्शन में पीछे रह जाते हैं। बाकी ये नॉन फेरस मिनरल्स का यूज कहाँ पे होता है? मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमारे पास ये नॉन फेरस मिनरल्स होते तो हमारी इंजीनियरिंग और बेहतर हो सकती थी, हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज भी और अच्छी हो सकती थी। अब हम बात करेंगे इन्हीं नॉन फेरस मिनरल्स की। इन्हीं नॉन फेरस मिनरल में से सबसे पहले आता है कॉपर। ठीक है, अब कॉपर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी ये याद करने के लिए आप इस डायग्राम को याद करिए। देखो, कॉपर आपके घर में बोला जाता होगा बहुत बार कि कॉपर के बॉटल में पानी पियो, अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बात ये है, यहाँ पे अपसेट फेज है। इसका मतलब क्या है? हमारे पास भारत में कॉपर की बहुत ज्यादा कमी है, हमारे भारत में बहुत सारे कॉपर के रिसोर्सेज नहीं है। और ये कौन से मिनरल्स के साथ होता है जहां हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते? नॉन फेरस के साथ होता है। तो इंडिया लैक ऑफ द कॉपर रिजर्व्स, इंडिया में कॉपर रिजर्व्स की कमी है। फिर भी जो इंडिया में मेन प्रोड्यूसर है कॉपर के, वो कौन कौन से स्टेट है? आपका पहला स्टेट है कौन सा? मध्य प्रदेश। दूसरा कॉपर का स्टेट कौन सा है? आपका राजस्थान। और तीसरा स्टेट है कौन सा? झारखंड। साथ ही में है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड द झारखंड। अगर मैं बात करूं राजस्थान के अंदर एक माइंस है, इसका नाम आप जरूर याद रखेंगे, खेतरी माइंस। कौन सी माइंस है? खेतरी माइंस के अंदर आपको बहुत ज्यादा कॉपर देखने को मिलता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर बात करूं तो कौन सी माइंस है? बालघाट माइंस के अंदर आपको कॉपर देखने को मिलेगा। और झारखंड का तो हर मिनरल के लिए जो फेमस एरिया है वो कौन सा है? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट फेमस है। तो आपको यहाँ पर भी क्या देखने को मिलता है? कॉपर देखने को मिलता है। अब ये जो 2 पिक्चर्स है इनसे हमें क्या समझ में आता है? ये जो कॉपर है ये कहाँ यूज होता है? ये है आपकी वायर्स। कैसी वायर है? इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रिक वायर के अंदर कॉपर की वायर भी डलती है। तो कॉपर हमारा किसके अंदर यूज होता है? इन इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर यूज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर कॉपर का यूज होगा। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक और इंडस्ट्री बना रखी है। ये इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? आपकी केमिकल इंडस्ट्री। तो जो आपका कॉपर है इसके अलावा कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है? आपकी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। बिकॉज ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। तो यहां से हमें समझ आया, क्योंकि कॉपर क्या है? मेटल है, और मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो कॉपर भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम बात करेंगे एक और मेटल की जिसका नाम है बॉक्साइट। पर मैम बॉक्साइट तो हमने कोई मेटल सुना ही नहीं। बॉक्साइट एक ओर का नाम है जिससे हम मेटल निकालते हैं। इस बॉक्साइट की ओर से हम जो मेटल निकालते हैं वो कौन सा मेटल है? एल्यूमिनियम। देखो, आप है ना सिल्वर सिल्वर कुछ देखते होगे मार्केट में, स्टील के बर्तन आते हैं और एल्यूमिनियम के बर्तन आते हैं, यूटेंसिल्स आते हैं, दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, बट मतलब दोनों ही जो है आपके एल्यूमिनियम और स्टील, ठीक है, ये सेम ही कलर के, सिल्वर से कलर के आपको दिखाई देते हैं, बट इनकी क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग होती है। ओके, जैसे कि स्टील जो है वो किससे बना था? आयरन से बना था, और आयरन क्या है? एक मेटेलिक मिनरल है। जबकि एल्यूमिनियम किससे बना है? आपका एल्यूमिनियम जो है वो बना है आपका मतलब वो क्या है? एक नॉन फेरस मिनरल्स है। नॉन फेरस मतलब जिसके अंदर आयरन नहीं होता, और ये एक मेटालिक मिनरल ही है। ठीक है, तो बॉक्साइट क्या है आपका? बॉक्साइट एक नॉन फेरस मिनरल है।
ठीक है। एल्यूमिनियम की तरह अभी कहीं कहीं पे हम एल्यूमिनियम की यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं जब घर वगैरह बनाते हैं, कहीं पर हम स्टील यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम एक ऐसा मिनरल है, जो ऐसा मेटल है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ, शक्ति प्रोवाइड करता है किसी भी स्ट्रक्चर को, जैसे कि आयरन और स्टील। तो आयरन के ऑल्टरनेटिव की तरह यूज करते हैं हम। देखो, आयरन के जो स्टील था वो हम यूज करते हैं किसके लिए, स्ट्रेंथ मिल जाए, ताकत मिल जाए घर के स्ट्रक्चर वगैरह को, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो आयरन होता है उसका वेट ज्यादा होता है, हमें कहीं कहीं एरियाज पे ऐसा मिनरल चाहिए होता है जिसका आपका वेट कम हो और स्ट्रेंथ भी दे सके। तो इसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या बचता है, एल्यूमिनियम ही बचता है, ठीक है। तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। आपके जितने भी एयरप्लेन्स है, एरोप्लेन्स बनाते हो, ठीक है। अब आपके एयरप्लेन को स्ट्रेंथ भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हवा के उससे वो आपकी ब्रेक डाउन हो जाए, तो उसको स्ट्रेंथ भी चाहिए। लेकिन हवा में उड़ने के लिए अब आप स्टील से तो नहीं बना सकते, स्टील का तो वजन ज्यादा होगा, लोहे से बना है, ठीक है। तो इसीलिए वो किससे बनती है, एल्यूमिनियम से बनती है, वो लाइट इन वेट होता है। ओके, तो एल्यूमिनियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो लाइट इन वेट है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपकी जो भी मटेरियल है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, रस्ट रेजिस्टेंट, उसको जंग नहीं लगता, लोहे को जंग लग जाता है, स्टील को जंग लग जाएगा, इसको जंग नहीं लगेगा। बाकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास भी कर सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो हर मेटल की अच्छी होगी, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक नेचर, अब ये जो मेटल था उसके अंदर जो आयरन था, आयरन से स्टील बना, वो मैग्नेटिक इन नेचर होगा, लेकिन जो एल्यूमिनियम है उसके अंदर मैग्नेटिक नेचर का नहीं होगा, ठीक है। वर्सिलिटी मतलब ये बहुत जगह यूज हो सकता है, रिसाइक्लेबिलिटी मतलब ये बहुत ज्यादा बार रिसाइकल भी हो सकता है। तो ये सारे कुछ फीचर्स है जिसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यानी बॉक्साइट को इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फिर से कि कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करता है, तो उसका नाम क्या है, उड़ीसा। हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा था कि कॉपर को भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला, सॉरी, कॉपर से पहले हमने देखा था कि जो मैग्नीज है उसको भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा था, आपका उड़ीसा था। और हम यहाँ पर भी यही देख रहे हैं कि बॉक्साइट को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला स्टेट भी कौन सा है, आपका उड़ीसा ही है। उड़ीसा के अंदर पंचपटमेली एक जगह है, और ये एमसीक्यू में कई बार पूछ लिया जाता है, पंचपटमेली उड़ीसा के अंदर है, और इसी वजह से उड़ीसा क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, एल्यूमिनियम का। और कहाँ कहाँ पर आपको एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे अमरकंटक वाला क्षेत्र आ जाता है वहां पे, और मैकाल हिल्स यानी कि छोटा नागपुर के आसपास आपको एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन देखने को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज की। नेक्स्ट यू हैव इज दी एनर्जी रिसोर्सेज। भारत में कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्सेज दो तरीके के हो सकते हैं, पहले कन्वेंशनल और दूसरे नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करके जब हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं उसे कन्वेंशनल बोलते हैं। नॉन कन्वेंशनल मतलब नए तरीके, मॉडर्न मेथड्स को यूज करके हम ऐसा कर रहे हैं। तो कन्वेंशनल तरीके हैं कोयले से, पेट्रोलियम से, ठीक है, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कन्वेंशनल मेथड्स के अंदर आ जाएगा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, इसके अलावा आपकी न्यूक्लियर एनर्जी और भी बहुत सारी एनर्जी। तो कन्वेंशनल हम पहले पढ़ेंगे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कोल और पेट्रोलियम को लेके बहुत बार पूछा गया है, और नेचुरल गैस भी खुद में इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो पहला है वो है कोल। तो कोल भारत के अंदर बहुत ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये आपको जान के ताज्जुब होगी, भारत की जितनी भी एनर्जी है उसका 60 से 70% एनर्जी भारत की कहाँ से आती है, इसी कोयले से आती है। तो भारत की मैक्सिमम एनर्जी की नीड्स को कोयला ही पूरा करता है। अब ये जो कोयला है ये कैसे बनता है, ये कंप्रेशन ऑफ प्लांट्स ओवर द मिलियन ऑफ ईयर। अब लेट अस सपोज ये आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बहुत सारे प्लांट्स है, ठीक है, ये प्लांट्स, अब इसके ऊपर ये प्लांट्स डेड हो गए, डेड प्लांट्स बन गए, ये प्लांट्स क्या बन गए, आपके डेड प्लांट्स बन गए, इनके ऊपर मिट्टी वगैरह गिर गई, तो यहाँ पे डर्ट आ गया, फिर कुछ और पानी आ गया, फिर से इनके ऊपर डर्ट आ गया। तो देखो ये जो डेड प्लांट्स थे ये यहाँ पर जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये डेड प्लांट्स यहाँ पर जाके किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो डेड प्लांट्स जब ऊपर उनके बहुत लंबे टाइम तक प्रेशर लगता रहेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हीट की वजह से आपके कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि जैसे हमारे पास आयरन था अलग अलग टाइप का, उसी तरीके से हमारे पास अलग अलग तरीके का कोयला भी देखने को मिलता है। फर्स्ट काइंड ऑफ द कोल इज एंथ्रासाइट कोल, अनदर वन इज बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड द पीट।
ठीक है। तो ये उल्टी सीक्वेंस में है, मतलब कि जब आपका कोई भी प्लांट या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती के नीचे दबना शुरू होता है, तो सबसे पहले वो कैसा कोयला बनाता है? पीट। ठीक है। अब उसे थोड़ा और ज्यादा टाइम हो गया है कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर लगने लग गया है और बहुत लंबा टाइम हो गया है इस प्लांट और एनिमल को बरी हुए, तो हो सकता है कि वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए? लिग्नाइट के अंदर। फिर और भी ज्यादा वक्त हो जाए उसको, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? बिटुमिनस के अंदर। और भी ज्यादा वक्त हो जाए तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एंथ्रासाइट के अंदर। मतलब कि पीट सबसे नया कोयला है और एंथ्रासाइट सबसे पुराना कोयला है। और जो जितना पुराना कोयला होगा, जितना पुराना कोल होगा, वो उतना ही क्या होगा? हाई क्वालिटी का कोल होगा। उसके अंदर उतना ही ज्यादा क्या होगा? कार्बन कंटेंट होगा। तो एंथ्रासाइट के अंदर 70% कार्बन कंटेंट होता है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर हम थोड़ा सा भी कोयला जलाएंगे तो वो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। अगर हमने 1 kg ऑफ कोयला भी जलाया तो उससे हमें बहुत ज्यादा हीट मिलेगी। वहीं पे अगर हम 1 kg आपका पीट जलाए तो इससे इतनी ज्यादा हीट नहीं मिलती। इसकी हीटिंग कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है। अब ये क्या है? यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एंथ्रासाइट को यूज किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली एंथ्रासाइट हमारे पास भारत के अंदर लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट लेवल का जो आपका कोल होता है वो कौन सा है? बिटुमिनस कोल, जिसमें 60 से 70% क्या होता है? कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट है किसके अंदर? भारत के अंदर। और ये किसके लिए यूज किया जाता है? इंडिया में कमर्शियल कामों के लिए यूज किया जाता है। ये मोस्टली किस कलर का होता है? ब्लैक इन कलर होता है। अब अगर मैं बात करूं लिग्नाइट, लिग्नाइट के अंदर 40 से 60% ही कार्बन है। यानी 1 किलो लिग्नाइट लेके आओगे उसमें से सिर्फ 40 से 60% ही कोयला आपको मिलेगा। ये ब्राउन कलर का होता है और इसके अंदर मॉइस्चर, पानी, अभी नमी बहुत है, क्योंकि जितनी प्रेशर लगती जाएगी, जितना हीट लगता जाएगा, उतना उससे पानी निकलता जाएगा, उतना उसमें कार्बन बढ़ता जाएगा, उतना वो बढ़िया होता जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी लिग्नाइट के अंदर मॉइस्चर, पानी का कंटेंट होता है। ये मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलता है? तमिलनाडु के नवेली एरिया के अंदर देखने को मिलता है। और ये भी आपके मैप में एक लोकेशन है मार्क करने के लिए। ये किसके लिए, किसके अंदर यूज होता है? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज होता है। जबकि मैं बात करूं पीट के अंदर कितना परसेंट कार्बन होता है? 40% कार्बन होता है। इसके अंदर मॉइस्चर और भी ज्यादा होता है। और ये स्वैम्पी एरिया यानी जो दलदली मार्शी एरियाज होता है उसके अंदर आपको पीट देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कि कितने तरीके के कार्बन है और इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे बेस्ड अपॉन द टाइम there are the two type of the coals। ठीक है। वो तो हमने बात करी थी कि कार्बन कंटेंट किसमें कितना है उसके बेस पे आपके जो कोल का टाइप था। अब कितना टाइम हो गया है उसके बेस पे भी आपके कोल के दो टाइप है। सबसे पहला है गोंडवाना कोल और दूसरा है टर्शरी कोल। हमने देखा गोंडवाना रॉक्स 200 मिलियन पुरानी रॉक्स है। ठीक है। 200 मिलियन पुरानी जो चट्टाने हैं उनके अंदर अगर कोयला मिले तो उसे हम क्या बोलेंगे? गोंडवाना कोल बोलेंगे। और ऐसा कोयला हमें कहाँ देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल के अंदर, झारखंड के अंदर, और ये जो गोदावरी कृष्णा वाला रीजन है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। झारखंड और बिहार भारत के 50% कोयले की डिमांड को पूरा करती है। ठीक है। और जो भारत की जो सबसे पुरानी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर, भारत की जो सबसे ओल्डेस्ट कोल फील्ड है वो कौन सी है? रानीगंज। भारत की सबसे ओल्डेस्ट कोल फील्ड इज दी रानीगंज। कहाँ प्रेजेंट है? आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है। इसको ध्यान से करना है। टर्शरी कोल की अगर मैं बात करूं तो टर्शरी कोल आपका कुछ ही साल, 55 साल पुराना कोल होता है। इसके अंदर मोस्टली 55 साल पुराना कोल है। तो यहाँ पे एंथ्रासाइट और बिटुमिनस तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे किस तरीके का कोयला मिलता है? लिग्नाइट कोल यहाँ पे मिलता है, जो कि ब्राउन इन कलर होता है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब होती है, इतना अच्छा क्वालिटी में नहीं होता। ये आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेगा या फिर तमिलनाडु के नवेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट गोंडवाना एंड द टर्शरी कोल। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी? पेट्रोलियम की। नेक्स्ट जो आपके पास ऑर्गेनिक मिनरल आता है, अब ये नॉन मेटेलिक की बात चल रही है हमारी। ठीक है। कोयला भी क्या था? नॉन मेटेलिक मिनरल था। ये भी क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल है। इसके अंदर कोई आयरन प्रेजेंट नहीं होता। तो पेट्रोलियम को हम मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। पेट्रोल क्या होता है? एक तरीके से तेल ही होता है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिनरल ऑयल। ये भारत के अंदर, अगर सबसे पहले तो भारत के अंदर जितने भी आपकी एनर्जी की डिमांड है उसको फुलफिल कोयला करता है, कोल करता है। लेकिन जो बची हुई एनर्जी की डिमांड है उसको फुलफिल करने का काम कौन करता है? पेट्रोलियम करता है। ये किसके लिए यूज होता है? हीटिंग और लाइटनिंग के लिए। ओके।
ल्यूब्रिकेंट की तरह भी, ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करे, ठीक है, एक चीज को दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में हेल्प करे, तो ल्यूब्रिकेंट की के अंदर भी ये यूज बहुत ज्यादा होता है। पेट्रोलियम आपका रॉ मटेरियल यूज होता है बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। पेट्रोलियम से सिर्फ और सिर्फ हम फ्यूल, पेट्रोल और डीजल ही नहीं निकालते, इसके अलावा बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और आपके जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी निकालते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि पेट्रोल से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। देखो, हाउस होल्ड के अंदर पेट्रोलियम यूज होता है, फ्यूल जैसे कि आप अपनी गाड़ी वगैरह में भरवाते हैं उसके अंदर, फर्नीचर्स बनाने तक में पेट्रोलियम यूज होता है, आपकी मेडिसिन के अंदर पेट्रोलियम यूज होता है, ठीक है। और जो आप एक्सेसरीज, बैग्स वगैरह लेते हो, गॉगल्स लेते हो, उन सब के अंदर, मोस्टली आपके ब्यूटिक प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होता है। आपने देखा भी होगा वो जो आती है पेट्रोलियम जेली आती है ना, उसको क्या बोलते हैं, वेस्लीन की जो आती है पेट्रोलियम जेली, उसके अंदर भी क्या होता है, आपका पेट्रोल यूज होता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के अंदर, व्हीकल बनाने में पेट्रोलियम इस्तेमाल होता है। आपके कपड़े भी कई बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट्रोल से बनते हैं, इसी तरीके से टॉयज पेट्रोल से बनते हैं, आपकी एग्रीकल्चर के अंदर पेट्रोल यूज होता है। तो पेट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्यूल नीड पूरा नहीं करता, बाकी बहुत सारी जरूरतों को भी पूरा करता है। अब आखिरकार ये पेट्रोल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। देखिए, दो आपके वो होते हैं, एक एंटीक्लाइन और एक सिंक्लाइन। इस तरीके से जो डीप डिप्रेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके की डीप डिप्रेशन को हम एंटीक्लाइन बोलते हैं। इन्हीं एंटीक्लाइंस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, पेट्रोलियम देखने को मिलता है। पेट्रोलियम आर फाउंड इन दी पेट्रोलियम आर फाउंड इन द डिप्रेशन फोल्ड्स कॉल्ड एज द एंटीक्लाइन, ठीक है। लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट होल्डिंग कंटेनिंग मिनरल्स ऑयल इज पोरस व्हाइल द लेयर बिलो इट इज नॉन पोरस एंड prevent the flow of oil downward. गैस इज लाइटर आर फाउंड अबव द ऑयल। देखिए, अब इस सारे पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है कि जो ये वाली लेयर है, एक मिनट, जो ये वाली लेयर है, जो ऊपर लेयर्स है, ठीक है, जो मैंने ब्लू से मार्क करी है, ये सारी की सारी नॉन पोरस है। नॉन पोरस मतलब अपने अंदर से किसी चीज को पास नहीं होने देंगी। जबकि ये जो डॉट 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 वाली लाइन देख रहे हो, ये आपकी लाइन कैसी है, पोरस लाइन है। कैसी लाइन है, पोरस, मतलब किसी चीज को अपने अंदर से पास होने देते। अब अगर इनके अंदर डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और उसके ऊपर बहुत ऊपर से प्रेशर लग रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑयल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऑयल के अंदर। और ऑयल इन्हीं पोरस मिनरल्स, इन्हीं पोरस लेयर्स के अंदर देखने को मिलता है। अगर देखो नीचे वाली भी पोरस होती तो ऑयल और नीचे चला जाता है, ठीक है। अब नीचे वाली नॉन पोरस होनी चाहिए, ऊपर वाली भी क्या होनी चाहिए, नॉन पोरस होनी चाहिए, कि वो किसी चीज को ट्रांसफर ना होने दे। जबकि जो ये बीच वाली है, ये क्या है, आपकी पोरस लेयर होगी। तो ये जो पोरस लेयर है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ऑयल देखने को मिलता है। तो पोरस लेयर के अंदर आपका ऑयल, और ऑयल के ऊपर हमेशा, जो आप ये येलो येलो पॉइंट देख रहे हैं, ऑयल के ऊपर हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगी, नेचुरल गैस, ठीक है। अब इसे हम निकालते कैसे हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसे निकालने का एक सीधा सा तरीका है, हम यहाँ पे एक पाइपलाइन कनेक्ट करते हैं और सक्शन की मदद से इसको निकाल लेते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं भारत में जो पेट्रोलियम है वो कहाँ कहाँ मिलता है। चार मेजर एरियाज है। सबसे पहले महाराष्ट्र में, आपको पता है, मुंबई। मुंबई के सामने बिल्कुल अपोजिट एक एरिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, मुंबई हाई, ठीक है, मुंबई हाई। इस मुंबई हाई में हमें पेट्रोलियम देखने को मिलता है। और मुंबई हाई सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का ऐसा एरिया है जहां से आपका क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। गुजरात की बात करूं तो ये गल्फ ऑफ खंबात है, ठीक है, सॉरी, गल्फ ऑफ खंबात, हाँ, गल्फ ऑफ खंबात है ये। गल्फ ऑफ खंबात को ही हम गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं। तो इस गल्फ के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, ऑयल रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है आपके एग्जाम्पल है वो कलौल, अंकलेश्वर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं असम में बात करूँ तो असम में यहाँ पे डिगबोई है, नाहर काटिया, डिगबोई और नाहर काटिया रीजन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑयल देखने को मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान के भी बरमार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ऑयल देखने को मिलेगा। तो मेन रीजन कौन कौन से हैं, एक तो मुंबई हाई वाला हो गया, गल्फ ऑफ कैम्बे हो गया, असम हो गया, और थोड़ा बहुत आपका राजस्थान एरिया में भी आपको ऑयल देखने को मिलेगा। राइट अ नोट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। भारत में पेट्रोल की प्रोडक्शन के बारे में एक नोट लिखे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में जो ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है वो एक कंपनी के अंडर किया जाता है जिसका नाम क्या है, ONGC, ठीक है, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन।
ठीक है। भारत की जो ऑयल की डिमांड है वो 40% तो हम अपने इंडिया से ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन 60% ऑयल, 60% कच्चा तेल हम बाहर से मंगाते हैं। इन्हीं जो बाहर से हम कच्चा तेल क्रूड ऑयल मंगाते हैं, इसको हम किस में डालते हैं, रिफाइनरीज में डालते हैं। रिफाइनरीज देखो क्या सिस्टम होता है, एक बार देखो यहाँ पे रिफाइनरीज में क्या हो, आप यहाँ पे कच्चा तेल लेके आए, आपने उसको इस टेम्परेचर पे लगाया, अलग अलग टेम्परेचर पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक इस टेम्परेचर पे आपको गैस मिल गया, दूसरे पे था गैसोलीन, केरोसिन अलग पे मिलेगा, डीजल अलग पे मिलेगा, ऑयल अलग पे मिलेगा, रेजिडुअल अलग। तो हर अलग अलग टेम्परेचर पे ये आपके क्रूड ऑयल से चीजें अलग होती जाती है, इसी को बोलते हैं रिफाइनरीज। ठीक है, हम भारत में मैक्सिमम जो है ऑयल वो बाहर से मंगाते हैं, 60% के करीब। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल गैस। अगर मैं बात करूं नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस आपको किसके साथ निकलती है, पेट्रोल के साथ। हमने अभी अभी देखा कि ये अगर एक डिप्रेशन है, यहाँ पे अगर आपका ऑयल प्रेजेंट है, तो ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होगा वो क्या है, आपकी नेचुरल गैस ही प्रेजेंट होगी, तो उसके साथ आप इसको रिमूव कर सकते हो। नेचुरल गैस को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, रेजिडेंस, अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक है, कमर्शियल मतलब जो जैसे आप कुछ एक प्रोडक्ट्स बनाते हो उनके अंदर यूज होता है, इंडस्ट्री के अंदर नेचुरल गैस यूज होती है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज होती है, और ट्रांसपोर्ट के अंदर भी आपकी नेचुरल गैस का यूज हमें देखने को मिलता है। अब नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट कैसे करते हो, कि ये गैस मटेरियल है, इसको आप ऑयल की तरह नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते, तो इसके लिए हम क्या बिछाते हैं, इस तरीके से पाइपलाइंस को सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम पाइपलाइंस को सेटअप करेंगे। पाइपलाइंस को सिटीज के अंदर एक नेटवर्क सेटअप कर दिया जाता है इंडिया के अंदर, ताकि हम सीएनजी को, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट कर सके। भारत के अंदर जो मेजर, अब जहां से पेट्रोल मिलता है, अगर वहीं से आपको क्या मिलेगा, नेचुरल गैस मिलेगी, तो जो पेट्रोल के रीजन थे वही मोस्टली किसके रीजन पाएंगे, नेचुरल गैस के। तो पेट्रोल मुंबई हाई में मिलता था, तो नेचुरल गैस भी मुंबई हाई में ही मिलेगी। केम्बे बेसिन के अंदर पेट्रोल मिलता था, तो ये भी आपको वही मिल जाएगा। कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर भी आपको नेचुरल गैस देखने को मिलती है। नेचुरल गैस पेट्रोल से अच्छी है, क्यों, क्योंकि वो एक क्लीन सोर्स है एनर्जी का। क्लीन सोर्स मतलब यहाँ ये जो नेचुरल गैस है, जब इसको जलाया जाता है तो ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करती, तो इसीलिए हम बेटर तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास हमने मेटेलिक मिनरल्स जो थे वो आपके कवर कर लिए, उसके बाद हमने नॉन मेटेलिक मिनरल्स में भी जो एनर्जी देते हैं वो नॉन मेटेलिक मिनरल कवर कर लिए। अब जितने भी बचे हुए नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, इनसे कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें हम कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहला है आपका माइका, इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, जैसे कि इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। ठीक है, लो पावर लॉस, अगर आप माइका की कोई भी वायर बनाते हैं, कोई भी इससे तार वगैरह बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज करते हैं, तो पावर का लॉस होना बहुत कम हो जाता है। इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ये खुद तो कंडक्ट करेगा, लेकिन बाहर से क्या रहता है, इंसुलेटिंग रहता है। रेजिस्टेंट टू दी हाई वोल्टेज के भी ये रेजिस्टेंट है, और इसको हम इजीली शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है आपका कौन, झारखंड। उड़ीसा का लीडिंग प्रोड्यूसर मैंगनीज का लीडिंग प्रोड्यूसर था, और इसके साथ साथ आप बताओ मेरे को किसका लीडिंग प्रोड्यूसर था, एल्यूमिनियम का लीडिंग प्रोड्यूसर था उड़ीसा। जबकि अगर मैं बात करूं, झारखंड आपका माइका का लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसके अलावा जहां जहां पर आपको माइका देखने को मिल सकता है, वो राजस्थान के अजमेर एरिया के अंदर देखने को मिल सकता है, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर एरिया के अंदर देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे वही झारखंड के आसपास जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहां पर आपको माइका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे लाइमस्टोन। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो लाइमस्टोन क्या है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट किसी भी रॉक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उस रॉक को हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। ये कौन सी इंडस्ट्री में यूज होती है मोस्टली, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक मार्बल है, तो ये किसके अंदर यूज होता है, मार्बल इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। या फिर दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो सीमेंट है, तो ये सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक आयरन दिखा रखा है कि हम आयरन को पिघला रहे हैं, आयरन की स्मेल्टिंग कर रहे हैं, तो आयरन की स्मेल्टिंग के लिए भी आपका लाइमस्टोन बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी, भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है किसी भी कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी कि भाई किस कंट्री में कितनी इलेक्ट्रिसिटी है वो ये बताती है कि उस कंट्री की कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। ठीक है, दो तरीकों से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कन्वेंशनल सोर्सेज की अगर मैं बात करूं, पुराने प्राचीन तरीकों की बात करूं, कोयले से, पेट्रोल से, नेचुरल गैस से तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बहते हुए तेज पानी की मदद से, जो डैम से आपका तेज पानी यहाँ पे बह रहा होता है, यहाँ पे आप टरबाइन लगाए और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें। ये एक रिन्यूएबल तरीका है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी को थर्मली प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्मली का मतलब आप यहाँ पे देख रहे होगे आग है, यानी कि हीट की मदद से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो हीट प्रोड्यूस करनी है ये आप कोयला जला के कर लो, आप पेट्रोल जला के कर लो, या फिर नेचुरल गैस जला के कर लो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल मतलब कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इतनी जल्दी से बन के वापस नहीं आते, जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से जब हमने बिजली बनाई थी वो कैसा था? रिन्यूएबल रिसोर्स, वो वापस से रिप्लेनिश इजीली हो जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि हमने बात बताई थी सोलर, विंड, न्यूक्लियर, बायोगैस, टाइडल एंड जियो थर्मल। सोलर एनर्जी आपको पता है सन से आएगी, विंड एनर्जी विंड से आएगी, टाइडल एनर्जी जो भी आपकी टाइड्स होती हैं उनसे आती है, जियो थर्मल एनर्जी अर्थ के कोर और मेंटल में क्या प्रेजेंट होती है? हीट प्रेजेंट होती है, उससे जो एनर्जी आती है उसे हम क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। बायोगैस आपके बायोमास से, जितना भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंप्रेशन से आती है उसको बायोगैस एनर्जी बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? जो ये न्यूक्लियस होता है एक एटम के अंदर, इसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, इसको तोड़ देते हैं दो हिस्सों के अंदर, तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। ये सारे के सारे न्यू मेथड्स है, यानी नॉन कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कौन सी एनर्जी की बात करेंगे? न्यूक्लियर और द एटॉमिक एनर्जी की बात करेंगे। तो न्यूक्लियर में जो एनर्जी है वो हमें किससे ऑब्टेन होती है, कैसे मिलती है? न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर हमें एनर्जी, एक एटम होता है, उस एटम को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को जब हम बदलने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी हीट और एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ये जो एटम है मैम, कौन से आप एलिमेंट का एटम यूज करेंगे? हम या तो यूरेनियम यूज करते हैं या थोरियम यूज करते हैं। अच्छा मैम, यूरेनियम यूज करना है तो कौन से स्टेट से जाके लेके आऊं इसको? या तो आप झारखंड से ले लो, अदरवाइज राजस्थान से आप ले सकते हो। अगर मैम मेरे को थोरियम यूज करना है तो कहाँ से लेके आओ? थोरियम यूज करना है तो आप केरला से ले सकते हो। तो ये कुछ लोकेशंस है जहां पर आपको न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। एक कौन सा है? नारोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, वो कहाँ पर है आपका? यहाँ पर यूपी के अंदर है नारोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक है, खाखरापारा जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो आपका कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है खाखरापारा न्यूक्लियर स्टेशन। तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन ये यहाँ पर है आपका थर्ड, मुंबई के अंदर लोकेटेड है। कलपक्कम जो है आपका वो कहाँ है आपका? इसके अंदर तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। कौन सा? कलपक्कम। और ये चारों ही आपके एग्जाम के मैप वर्क में है और मैप के पॉइंट्स मैंने आपको लोकेट करके बता दिए। चलिए अब हम बात करेंगे सोलर एनर्जी की बात करेंगे। अब देखो ये है आपका कौन सा रीजन? ट्रॉपिकल रीजन, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर से जितना भी रीजन होता है इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। इसी एरिया में मैक्सिमम पूरे साल क्या रहती है? सनलाइट रहती है। तो इस एरिया में जो भी कंट्रीज पड़ते हैं उनके पास क्या है? गुड सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। इंडिया रिच है किसके अंदर? सोलर एनर्जी के अंदर, बिकॉज उसकी कैसी लोकेशन है? ट्रॉपिकल लोकेशन। देखिए इंडिया यहाँ पे आता है ट्रॉपिकल पार्ट के अंदर। ठीक है, सोलर एनर्जी क्या करती है? सन की रेडिएशन को बिजली के अंदर कन्वर्ट करती है। कौन सी टेक्नोलॉजी की मदद से? फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी की मदद से। जो सन की रेडिएशन है उसको किस पे कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। क्या एडवांटेजेस है, क्यों हम सोलर एनर्जी को यूज करें? पहली बात, जो देखो अभी गांव में जो घर देख रहे हो आप यहाँ पे, गांव के घरों में वैसे बिजली को पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। तो गांव के घरों में बिजली पहुंचाना, रिमोट एरियाज जो है, पिछड़े हुए एरियाज है, उनमें सोलर, सिर्फ आपको क्या लगाना है? आपको तो सोलर पैनल लगाना है, लेकिन अगर वैसे बिजली पहुंचानी पड़े तो पूरी ग्रिड लगानी पड़ती है, बहुत ताम झाम करने पड़ते हैं। तो सोलर एनर्जी एक बेटर तरीका है गाँव में बिजली पहुंचाने का, जिन एरियाज में वैसे बिजली को पहुंचाना मुश्किल होता था। ओके, अब जब हम सोलर एनर्जी आ जाती है तो ऐसे लोगों को लकड़ी से पेड़ नहीं काटने पड़ते,
हैं। तो फायरवुड का जो भी यूज है या फिर डंग केक्स है ना, जो आपके गोबर के उपले होते हैं, उनका जो यूज है वो क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, अगर ये जो फायरवुड है इसका इस्तेमाल कम होगा, यानी अब लकड़ियां कम जला रहे हैं लोग, तो इससे क्या होगा, एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी कम होगा। और दूसरा हमने बोला कि इन डंग केक्स का यूज भी क्या हो गया, कम हो गया। तो अब ये जो डंग केक है हम ये डायरेक्टली कहाँ यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर यूज कर सकते हैं, एज अ खाद की तरह हम इसको खेतों में डाल सकते हैं। तो जिससे कि फर्टिलाइजर्स की जो डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाएगी और हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होगी। तो ये बहुत अच्छे एडवांटेजेस 4 मैंने आपको बताए जो आप सोलर एनर्जी के फेवर में लिख सकते हो। पर भारत में मैम इतनी ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोडक्शन होती ही नहीं। कैसे हम सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाएं? इसके लिए आपको जो सोलर पैनल जिनसे एनर्जी बनती है उसकी कॉस्ट को कम करना होगा। इसके अलावा आप अवेयरनेस फैलाएं, लोगों के बीच में क्या फैलाओगे, जागरूकता फैलाओगे। ठीक है, हाई कंसंट्रेटेड फोटोवोल्टिक सेल लगाओ जिसमें बहुत सारी सनरेज को वो इजीली कन्वर्ट कर सके। ठीक है, और मोस्ट एफिशिएंट सोलर पैनल मॉडल्स लेके आओ जिससे आप भारत के अंदर सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सको। नेक्स्ट वी हैव इज द विंड एनर्जी। इंडिया के अंदर एक अच्छा पोटेंशियल है कौन सी एनर्जी का, विंड एनर्जी का। ठीक है, विंड एनर्जी मोस्टली कौन से एरियाज पे लोकेट करते हैं हम, कोस्टल एरियाज पे लोकेट करते हैं। कोस्टल एरियाज में स्टेट देख लो कौन कौन से आ गए, आंध्र प्रदेश आ गया, कर्नाटका आ गया, गुजरात आ गया, ठीक है, आपका केरला आ गया। इन स्टेट्स में हम मोस्टली क्या करते हैं, आपकी विंड एनर्जी को सेटअप करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं आपके तमिलनाडु के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ठीक है, लार्जेस्ट विंड प्लांट है, सॉरी भारत का जो लार्जेस्ट विंड प्लांट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, आपका तमिलनाडु के अंदर। कहाँ से कहाँ तक, आप ये देखो, इस पिक्चर को देखो, यहाँ से इन्होंने विंड मिल लगानी शुरू करी और आखिरी तक आपको बहुत दूर तक दिखेगा कि विंड मिल्स ही विंड मिल्स लगी हुई है। तो तमिलनाडु का है ये कि नागरकोल से लेके मदुरई तक उन्होंने तमिलनाडु में विंड मिल्स लगा रखे जिससे बहुत ज्यादा वो विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोगैस। बायोगैस एक नॉन कन्वेंशनल तरीका है जिससे आप एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। नॉन कन्वेंशनल मतलब प्राचीन टाइम पे हम इसको यूज नहीं करते थे। इसमें आप क्या करते हो, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी कि आपका लाइफ स्टॉक, अगर आप पशुपालन कर रहे हो तो उनसे कुछ वेस्ट निकलता होगा, क्रॉप्स आप उगा रहे हो तो उससे कुछ वेस्ट निकलता होगा, आपके घर में कोई वेस्ट पानी होगा, फूड वगैरह वेस्ट हो जाता होगा, इन सारे के सारे वेस्ट जो ये लिविंग वेस्ट है, प्लास्टिक नहीं, कैसा वेस्ट, लिविंग वेस्ट को आप एक कंप्रेसर के अंदर डालते हैं। ठीक है, वहां पे आप इस सारे के सारे लिविंग वेस्ट को डीकम्पोज कराते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। इस जो एनर्जी इस तरीके से प्रोड्यूस होती है उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। थर्मल एफिशिएंसी मतलब थोड़ा सा ईंधन इस्तेमाल करके ज्यादा एनर्जी आपको मिल जाती है। थोड़ी सी आप बायोगैस यूज करते हो और ज्यादा एनर्जी मिल जाती है एज कम्पेयर टू केरोसिन और चारकोल ऑयल। बायोगैस प्लांट को आप खुद से भी लगा सकते हो, ठीक है, इंडिविजुअल खुद से भी लगा सकते हैं, कोऑपरेटिव कुछ लोग मिलकर लगा सकते हैं, या फिर आपके यहाँ की लोकल सरकार, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत भी इसको लगा सकती है। बायोगैस के अंदर आपको बायोगैस जो है वो काऊ डंग को अगर यूज करें, अगर इसमें मान लो ये आपके फूड को यूज नहीं कर रहे, क्रॉप्स को यूज नहीं कर रहे, सिर्फ काऊ डंग को, जो आपका जो एनिमल्स का वेस्ट होता है सिर्फ उसको यूज करें, तो ऐसे बायोगैस प्लांट को हम गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके दो बेनिफिट है कि आपकी यहाँ से मेन्योर बन जाती है, किसके लिए, आपके एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे सारे को सबको डीकम्पोज करोगे तो इससे हीट मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें बच जाएंगी। ये किसकी तरह खाद करती है, ये किसकी तरह काम करती है, खाद की तरह काम करती है, किसके अंदर, आपकी एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये क्या है, आपके कुछ यूजेस है बायोगैस के। चलिए अब हम बात करते हैं कौन सी एनर्जी की। नाउ वी हैव द टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी किसकी वजह से बनेगी, ओशन की टाइड से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी बोलते हैं। अब क्या है, जैसे यहाँ पे ओशन है आपका, यहाँ पे ओशन प्रेजेंट है, हमने यहाँ पे एक डैम बना दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक डैम बना दिया। इसके बीच में हमने क्या सेट कर रखा है, इसके बीच में हमने एक टरबाइन सेट कर रखा है जो रोटेट करता रहता है। अब जैसे ही पानी का बहाव बहुत ज्यादा आएगा तो ये पानी को अंदर की तरफ जाने देगा। ठीक है, लेकिन पानी को अंदर की तरफ जाने के बाद स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद जब हम इस पानी को रिलीज करेंगे वापस पीछे की तरफ, ठीक है, जब हम इस पानी को रिलीज करेंगे वापस पीछे की तरफ, उसकी वजह से ये टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा। टरबाइन रोटेट करेगा और इसी रोटेशन से क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब पानी अंदर गया तब भी ये रोटेट करा, तब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। अब हमने पानी को स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद जब मन चाहेगा इसे वापस निकालेंगे और इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे।
तो फ्लड गेट्स को बनाया जाता है कोस्टल एरियाज में, समुद्र के साथ वाले एरियाज में फ्लड डैम्स को बनाया जाता है, ठीक है, जो हाई टाइड के पानी को रोक लेता है और उसे वापस पाइप के थ्रू भेजता है और जिससे टरबाइन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। भारत में टाइडल एनर्जी गल्फ ऑफ खंबात के अंदर लोकेटेड है और गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात के अंदर भी लोकेटेड है, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर लोकेटेड है। सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा आ जाएगा, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये आपका गल्फ ऑफ खंबात है और ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है। ये जो आप छोटा सा डिप्रेशन देख रहे हैं, दिस इज योर गल्फ ऑफ कच्छ, दिस इज गल्फ ऑफ खंबात और यहाँ पे सुंदरबन। इस तरीके से भारत में टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज जियोथर्मल एनर्जी की बात करेंगे। जियोथर्मल एनर्जी मतलब, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, एक मिनट, हाँ, इस डायग्राम में क्या दिखा रखा है, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है दिस इज मैग्मा, ठीक है, ये मैग्मा है। अब हो सकता है कोई वाटर का सोर्स हो जो इस मैग्मा के बहुत पास हो, तो अब ये जो पानी ग्राउंड वाटर का सोर्स है, ये पानी क्या करना, ये ग्राउंड वाटर क्या करना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा। इस ग्राउंड वाटर को अगर कहीं से रास्ता मिल जाता है तो यही उबलता हुआ स्टीम आपको बाहर की तरफ दिखाई देती है, जमीन से ऐसे ही स्टीम निकल रही होती है, बहुत भाप, ठीक है। अब इस स्टीम में अगर आप एक टरबाइन लगा दे और इसको कनेक्ट कर दे तो आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो जियो मीन्स अर्थ और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो हम अर्थ की इंटीरियर हीट से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कई एरिया अर्थ क्रस्ट पे बहुत ज्यादा शैलो होते हैं, बहुत ज्यादा गहरे, मतलब जिनमें वाटर बिल्कुल ही हॉट एरियाज के पास प्रेजेंट होता है, तो वो पानी उबलने लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा यूजफुल है। ऐसा हम मणिकरण हिमाचल में भी देखते हैं और पुग्गा वैली इन लद्दाख के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। देखो दोनों इमेजेस देख लेते हैं, ये उबलता हुआ, बिल्कुल उबलता हुआ पानी है, कहाँ का, मणिकरण का, हिमाचल प्रदेश का। और ये यहाँ पे आप इस तरीके से जो आप आती हुई स्टीम देख रहे हैं, भाप देख रहे हैं, ये क्यों है, क्योंकि नीचे से आपके हॉट वाटर एकदम से निकल रहा है जियोथर्मल हीट की वजह से। ये लद्दाख के अंदर है, ठीक है। चलिए अब हम चैप्टर के बिल्कुल एंड में पहुंच गए हैं और जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो डू इट, ओके। तो पहला आता है नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। हमें मिनरल्स को बचाने की क्या जरूरत है, देखिए, और बहुत आसान भी है। पहली बात, हमें मिनरल बचाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये हमारी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की नीड्स को पूरा करता है। दूसरी बात, अगर हमारी जरूरतें पूरी करते तो इनकी अमाउंट अच्छी खासी होनी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली अर्थ का सिर्फ 1% ही, अर्थ क्रस्ट का सिर्फ 1% ही आपके मिनरल्स प्रेजेंट है, तो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। एक तो कम अमाउंट में, ऊपर से इंसान इनको बहुत ज्यादा जल्दी क्या करता जा रहा है, कंज्यूम करता जा रहा है, तो इसको आपको कंजर्व करने की जरूरत है। चलो तुम कंज्यूम भी कर लो, इनके दोबारा बनने में भी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इनकी रीफॉर्मेशन के लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम कॉन्टिन्यूसली मिनरल्स को निकालते रहेंगे तो एक दिन इनकी अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और जब इनकी अमाउंट कम हो जाएगी तो इनकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हमें क्या करने की जरूरत है, मिनरल्स को कंजर्व करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने प्रॉब्लम बता दी, अब कैसे आप रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है। मिनरल को आप प्लान्ड और सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करें। जब आप सही तरीके से मिनरल्स को इस्तेमाल करोगे तो उसकी कंजर्वेशन हो जाएगी। जितने भी मिनरल्स हैं उनको रिसाइकिल, बार बार रीयूज करें। दूसरा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि सोलर एनर्जी, ताकि कि आप कोयले जैसे जो मिनरल्स है उन्हें कंजर्व कर सके। आप अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छा बनाएं ताकि कि अगर कोई भी ऐसी ओर है, कोई ऐसा रॉक है जिसके अंदर वो मिनरल कम अमाउंट में भी प्रेजेंट है, तो भी हम उसे कम कीमत पर वहां से निकाल सकें, और कम कीमत पर निकालेंगे तो मुनाफा हमें बेटर होगा। तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छा कर सकते हैं। माइनिंग कई बार हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक मानी जाती है, ऐसा क्यों है? बिकॉज माइनिंग करते वक्त यानी खुदाई करते वक्त बहुत सारे डस्ट और टॉक्सिक निकलते हैं जो पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड डिजीज को कॉज कर सकते हैं। कई बार खुदाई करते वक्त जो रूफ होती है, उसकी छत होती है और उसकी जो वॉल होती है वो क्या कर जाती है, कॉलेप्स कर जाती है, यानी गिर जाती है और लोग दब के मर जाते हैं। कई बार वहां पे फ्लडिंग, जैसे एकदम से आपने इतनी सारी खुदाई कर रखी है, पानी एकदम से आ जाता है तो फ्लडिंग हो जाती है और आग भी लगने का डर रहता है इन्हीं माइंस के अंदर, ठीक है।
वाटर बॉडीज इन्हीं अब माइन से जो धूल कचरा मिट्टी निकल रही है वो आसपास की वाटर बॉडीज को, पानी के स्रोत को क्या कर देती है, कंटेमिनेट मतलब गंदा कर देती है। आप बहुत सारे मिनरल्स कंज्यूम करने लग जाते हो। डंपिंग ऑफ द वेस्ट एंड द स्लरी डिग्रेड्स द लैंड, और जब ये माइनिंग करते हैं तो हम बहुत सारा कचरा निकालते हैं और वो हम लैंड पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कि सही नहीं होता। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। अब हमें क्या करने की जरूरत है, हमने एनर्जी के बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़े, तो हमें उन्हें कंजर्व करने की क्या जरूरत है। चाहे ये सवाल आए या फिर सवाल ये आए कि आपको रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करने की जरूरत है, मतलब आपको ऐसे सोर्सेज यूज करने हैं एनर्जी के जो रिन्यूएबल हो, जो जल्दी से डेवलप हो सके, तो इसकी क्या जरूरत है। तो दोनों में ही आप सेम आंसर लिख के आएंगे। पहला लिख के आओगे कि हमें एनर्जी को इसलिए कंजर्व करने की जरूरत है क्योंकि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और उनके जो अमाउंट है वो बहुत कम है, जैसे कोयले की अमाउंट बहुत कम है और वो जल्दी क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज चाहिए, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। दूसरी बात, रैपिड डिप्लीशन। अब चाहे पहली बात तो वो लिमिटेड अमाउंट में है, दूसरी बात वो जल्दी से खत्म हो जाता है, तीसरी बात हम उनका रैपिड डिप्लीशन कर रहे हैं, हम उनका ओवर कंजप्शन कर रहे हैं और उनको बहुत सारे साल लगते हैं बनने के लिए। फोर्थ थिंग कि ये जो भी आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो क्या करते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं, कोयला पेट्रोलियम ये सारे पॉल्यूशन बहुत क्रिएट करते हैं, जबकि रिन्यूएबल जैसे सोलर एनर्जी वगैरह है ये क्लीन सोर्स है किसके, एनर्जी के। नेक्स्ट है न्यू सोर्सेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू फाइंड। अब नए तो आपको ऐसी जगह मिल ही नहीं रही है जहां पे आपको कोल पेट्रोलियम मिल जाए, तो इसीलिए भी, और उनको ढूंढना भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा खर्चे वाली चीज हो जाती है, इसीलिए भी हमें क्या यूज करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को ही यूज करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जब हमारे पास इन सब चीजों की कमी होगी, सप्लाई हमारे पास कम होगी लेकिन हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में प्राइसेस जो है ऑयल और गैस के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये एक तरीके से हमारी जो एनर्जी सप्लाई है उसकी सिक्योरिटी के लिए चिंता का विषय बन जाता है। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से सस्टेनेबल तरीके हैं जिससे आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो, एनर्जी को बचा सकते हो। तो एनर्जी को बचाने के लिए ठीक है आपको क्या करने की जरूरत है, सस्टेनेबल आपको अपने डे में कुछ एक चीज चेंजेस लाने की जरूरत है। पहला तो आप क्या कर सकते हो, जुडिशियस यूज करना है आपको किसका, लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोच समझ के इस्तेमाल करने जितने भी रिसोर्सेज आपके पास प्रेजेंट है। जैसे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें, स्विच ऑफ करें इलेक्ट्रिसिटी को जब आपको यूज नहीं करना है, पावर सेविंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करें, ठीक है, पावर सेविंग डिवाइसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज कर सकते हैं जैसे सोलर, विंड एनर्जी एंड दी बायोगैस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है वो आयरन, कोल, पेट्रोलियम वाला एरिया है। इसके अलावा माइका एक मिनरल है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके रोल प्ले करता है, और लास्ट वाला जो सेक्शन देखा, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, ये बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है, तो इसे प्लीज करके जाइएगा। टिल द टाइम स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, बाय बाय।